हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन कट चुका है तो खाली हेरिडिटी करने वाले हैं। सबसे पहले आता है कैरेक्टर्स और ट्रेट्स, दोनों एक ही चीज़ होती है। और कैरेक्टर्स क्या होते हैं, एक रिकॉग्नाइजेबल फीचर ह्यूमन बीइंग का, कि जैसे अगर आपके मम्मी पापा, अगर ऐसा होता है कि आपके मम्मी पापा का आई कलर जो है एक का ब्राउन है एक का ब्लैक है, तो आपका या तो ब्राउन होगा या तो ब्लैक होगा आई कलर। बोलते हैं ना कि इसकी आईज तो अपने पापा से मिल रही है, इसके बाल तो मम्मी से मिल रहे हैं, यही चीज़ होती है कैरेक्टर्स या ट्रेट। नाउ हेरिडिटी, एक ट्रांसमिशन कैरेक्टर जो ऑफस्प्रिंग को अपने पेरेंट्स से मिलता है, ठीक है। और जो जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म की गई है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक, वो सेक्स सेल्स का होता है काम, ठीक है। वो काम सेक्स सेल्स का होता है जिन्हें गैमीट सेल्स भी बोलते हैं। दस गैमीट कंस्टिट्यूट द लिंक बिटवीन वन जनरेशन एंड पास ऑन टू अनदर, यानी कि जो गैमीट्स होती हैं, इट मीन्स कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक जा रहा है गैमीट सेल की हेल्प से। पेरेंट्स के बाद जो ऑफस्प्रिंग है, फिर वो बड़ा होकर के फिर वो रिप्रोड्यूस किया, फिर वो मतलब जनरेशन टू जनरेशन, पैटर्नल टू मैटर्नल, पैटर्नल मैटर्नल्स, यानी पैटर्नल्स मतलब फादर्स एंड मैटर्नल मतलब मदर्स। कैरेक्टर्स और ट्रेट टू द ऑफस्प्रिंग पास होती जाएगी जनरेशन टू जनरेशन। समझ आया? वेरिएशन इज इवन नेसेसिटी फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए वेरिएशंस इंपॉर्टेंट भी होती हैं। अब इसका एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जांपल दे सकती हूँ मैं, ऐसे लिजर्ड्स वगैरह का रहती हूँ क्योंकि वही ह्यूमिड एरियाज में रहते हैं। कि मतलब एक लिजर्ड है, ठीक है, एक लिजर्ड है ये, वो एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड एरिया में रहती है, ठीक है। मतलब पहले से तो वो रहती थी, बट अब वहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होते जा रहा है। जब इसकी ऑफस्प्रिंग आई तो उस इंक्रीज्ड टेम्परेचर पे उसने भी सीखना जी लिया, अडेप्ट कर लिया वो एरिया। आते गए ऐसे इवोल्यूशन होते रहा कि पहले जो था वो कम टेम्परेचर को वो कर सकता है, कम टेम्परेचर को झेल सकता है। फिर जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो उसी में ही पली बड़ी, तो उसको क्या हुआ, अडेप्ट कर लिया उस टेम्परेचर को, उस एरिया को अडेप्ट कर लिया। ऐसे ही कंटिन्यूसली इवोल्यूशंस होते हैं, ठीक है। नाउ एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। एक्यूमुलेशन क्या होता है, द रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस वेरिएशन। ऑफ कोर्स जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज़ थी ये, द वेरिएशन प्रोड्यूस्ड इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग सक्सेसिव जनरेशन गेट एक्यूमुलेटेड इन ऑर्गेनिजम्स। समझ आया ना? अभी जो मैंने एग्जांपल दिया कि एक लिजार्ड है, ठीक है, वो अभी मतलब हाई टेम्परेचर पे, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा गर्म टेम्परेचर पे रहना नहीं जानती है, बट उसका एनवायरनमेंट ऐसा होते जा रहा है, तो उसकी जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग जो आएगा ना उसका, वो उस टेम्परेचर में रहना सीख लेगा। फिर वैसे ही उसी टेम्परेचर में रहने लायक और ऑफस्प्रिंग्स आते रहेंगे। टेम्परेचर बढ़ा घटा कुछ भी हुआ तो वैसे ही ऑफस्प्रिंग्स अपने आप को ढालना सीख लेंगे। सो दिस इज़ व्हाट एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी होता है ताकि हम मतलब चेंजिंग एनवायरनमेंट में रह सकें, ठीक है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ अ वेरिएशन शोज अप ओनली इफ इट कंटिन्यूज टू बी इनहेरिटेड बाय ऑफस्प्रिंग फॉर सेवरल जनरेशन। वेरिएशन हमें तभी दिखाई देगी जब वो कि अगर मान लो कि अगर एक अलग स्पीशी की कोई लिजर्ड है, वो उसने ऑफस्प्रिंग किया, ठीक है, रिप्रोड्यूस हुई, फिर ऑफस्प्रिंग किया, उसने हाई टेम्परेचर पर रहना सीख लिया, बट इसके आगे ऑफस्प्रिंग जो है वो रिप्रोड्यूस किया ही नहीं, तो आगे और कि टेम्परेचर घटा या बढ़ा उसके हिसाब से और अपने आप को एक्यूमुलेट करने वाली लिजर्ड्स आए ही नहीं, है ना। तो नेसेसरी है कि क्या होना चाहिए, सेवरल जनरेशन कंटिन्यू होनी चाहिए इनहेरिटेट करने के लिए, ठीक है, कंटिन्यूली, ठीक है। एडवांटेजेस,
इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल, जो कि मैंने आपको करेंटली अभी बताया लेजर्ड के एग्जाम्पल से ही, कि वो हमारे सर्वाइवल, चेंजिंग इन्वायरमेंट में हमारा सर्वाइवल इंक्रीज कर देता है। ठीक है, कि अगर अभी कोई ठंड से, बहुत ही ज़्यादा ठंड में नहीं रह पा रहा है, बट क्या हुआ, ऑफस्प्रिंग आते गए अपने आप को एक्यूमुलेट करते गए, उस तरह से ढालते गए अपने आप को उस सिचुएशन में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम क्रोमोसोम। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस में, जो कि डीएनए से बना होता है। क्रोमोसोम्स जो हैं वो डीएनए से बने होते हैं, और ये डीएनए क्या कैरी करते हैं, जीन्स। समझ आया? और ये जो जीन्स हैं, जीन्स जो होते हैं वो यूनिट होते हैं डीएनए के। जीन्स इज अ यूनिट ऑफ डीएनए ऑन अ क्रोमोसोम विच गवर्न्स द सिंथेसिस ऑफ वन प्रोटीन दैट कंट्रोल द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। समझ आया? कि ये जो जीन्स हैं, हम बोलते हैं ना कि हेरिडिटी होती इसीलिए है ना, कि जो जीन है वो ट्रांसफॉर्म होते हैं फ्रॉम अ पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, और उस जीन्स में होता क्या है, डीएनए। ठीक है, डीएनए क्रोमोसोम पर वो डीएनए होता है जो डिसाइड करता है। अब ये होता है कि हम एकदम अपने पेरेंट्स के तरह क्यों नहीं होते। मतलब अगर हमारे पेरेंट्स जो हैं, अगर उनके कर्ली हेयर्स हैं, दूसरे के स्ट्रेट हेयर्स हैं, है ना, दूसरे के एकदम स्ट्रेट हेयर्स हैं, तो हमें इनमें से मिक्स्ड मिलता है एकदम। ठीक है, कि अगर किसी के कर्ली हेयर्स हैं, उसकी ब्राउन आइज़ है, इसकी ब्लैक आइज़ है। ठीक है, तो ऑफस्प्रिंग कैसा होगा कि अगर इसकी ब्राउन आइज़ थी तो इसकी ब्लैक आइज़ होगी, और कर्ली हेयर्स एकदम मिक्स्ड। इसीलिए क्या होता है, हमारे पेरेंट्स में सिमिलैरिटीज़ तो होती है ऑफस्प्रिंग जैसी, बट एकदम कंप्लीटली सेम नहीं होते। ठीक है, और प्लांट्स में ऐसा होता है, वो पूरे सिमिलर होते हैं, एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं, बट वी आर नॉट आइडेंटिकल टू आवर पेरेंट्स, वी आर जस्ट सिमिलर टू आवर पेरेंट्स। वाई? बिकॉज ऑफ दीज ट्रेट्स। ठीक है, समझ आ रहा है? नेक्स्ट थिंग अभी इम्पॉर्टेंट आने वाला है कुछ देर में। जीन्स आर एक्चुअली यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। यही चीज़ अभी बताया, जीन्स जो होती हैं वो हेरिडिटी की यूनिट्स होती हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफॉर्म करती हैं पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, वेलकम टू पार्ट 2, जिसमें हम अब इम्पॉर्टेंट थिंग्स पढ़ने वाले हैं खाली। जीन्स फॉर द टॉलनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर टी। टॉलनेस का जो जीन्स होता है उससे बड़े लेटर टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और जीन्स फॉर डार्कनेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर टी ओनली बट स्मॉल टी। ठीक है, तो याद रखना ये सब। द टर्म फैक्टर्स, ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मैंडल जो थे, यानी कि मैंडल कौन, फादर ऑफ जेनेटिक्स। हम अभी इसके भी बारे में बात करेंगे, हु वॉज मैंडल। जो मैंडल थे बहुत पुराने ज़माने का है, ये बहुत पुराने ज़माने से ये चीज़ें निकाली गई हैं, हेरिडिटी, जेनेटिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पहले के ज़माने में फैक्टर्स, जीन्स को हम फैक्टर्स कहा जाता था उस समय में। द टर्म फैक्टर यूज्ड बाय मैंडल एज कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी। कैरियर्स ऑफ हेरिडिटी, अब के ज़माने में हमने क्या पढ़ा था, जीन्स। इन्फॉर्मेशन आर नाउ नोन एज जीन्स। पहले के ज़माने में फैक्टर्स बोले जाते थे, अब के ज़माने में जीन्स बोले जाते हैं। अंडरस्टूड? डोमिनेंट और रिसीव जीन्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले डोमिनेंट देखते हैं क्या होता है। डोमिनेंट जीन्स, डोमिनेंट से ही पता लग रहा है किसी चीज़ को दबाकर आगे निकली है। ठीक है, द जीन्स विच डिसाइड्स द अपीयरेंस, मतलब इसी पे ही निर्भर करता है अपीयरेंस एक ऑर्गेनिज्म का, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव जीन्स। ठीक है, क्या है कि ये जो जीन्स होता है ना, ये डोमिनेंट जीन्स, अभी आप इसके बारे में आगे और पढ़ोगे। डोमिनेंट जीन्स, टी, बड़े वाले 2 टी, फिर एक बड़ा वाला टी, एक छोटा टी।
तो ये सब आप बाद में पढ़ोगे, अभी यहाँ पर आएगा फेनोटाइप एंड जेनोटाइप में। डोमिनेंट जीन्स क्या होते हैं? डोमिनेंट जीन्स वो होते हैं जो कि अपीयरेंस डिसाइड करता है, ठीक है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म का अपीयरेंस डिसाइड करता है ऑल्टरनेटिव जीन्स के प्रेजेंस में, ठीक है। नाउ रिसीव जीन्स के बारे में बात कर लेते हैं। रिसीव जीन्स, द जीन्स विच कैन डिसाइड द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन्स। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि रिसीव जीन्स जो होते हैं वो अपीयरेंस डिसाइड तो करते हैं, बट उसी के जैसा दूसरा जीन्स। अब मैं आपको पहले वो खोल देती हूँ कि जो डोमिनेंट जीन्स होते हैं, अभी हमने दो पढ़ा, एक टॉलनेस का बड़ा टी और डार्कनेस का छोटा टी, ठीक है। मैं आपको अभी बता देती हूँ कि डोमिनेंट बड़ा वाला टी, टॉलनेस वाला जो होता है जीन्स, वो डोमिनेंट जीन्स होता है, और रिसीव जीन्स जो होते हैं वो डार्कनेस के लेते हैं, यानी कि छोटे टी वाले के लिए। और यहाँ पर ऐसा इसीलिए बोला जाता है कि अगर ऐसा एक और आइडेंटिकल जीन्स हो कि अगर मान लो कि अगर पेरेंट्स के पास भी डबल टी छोटे वाले हैं, डाफ है पेरेंट, दूसरा पेरेंट भी डाफ है, ये दोनों पेरेंट्स डाफ है, तभी आपको एक अनदर डाफ मिलेगा इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन यानी कि पहली बार में, जब इसके बाद ही एकदम से ऑफस्प्रिंग होगा, ठीक है। अब दूसरा केस अगर ऐसा हो जाता है कि एक डोमिनेंट है, ठीक है, एक पेरेंट टॉल है, दूसरा पेरेंट कैसा है, डार्फ है, तो आपको पहली जनरेशन में एक भी रिसीव जीन्स का नहीं देखने को मिलेगा, एक भी डार्फ नहीं देखने को मिलेंगे। पहली जनरेशन में आपको सारे के सारे टी और यही मिलेंगे। ये आ तो गया इनमें भी छोटा टी, बट ये क्या होते हैं, डोमिनेंट जीन्स इज मोर देन रिसीव जीन्स, इसीलिए इज ग्रेटर देन डोमिनेंट, इसीलिए बोलते हैं कि डोमिनेंट जो है वो रिसीव जीन को कंप्रेस करता है, इसीलिए जो ये टी होंगे ये फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे कैसे होंगे, टॉल होंगे, बट इन नेक्स्ट जनरेशन अगर यही दो फ्यूज होते हैं, दोबारा से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन यानी F2 जनरेशन में क्या होगा, एक टॉल, 3 टॉल मिलेंगे हमें, ऐसे वाले टी एंड टी, ये वाले 3 मिलेंगे, बट इस बार हमें एक डार्फ भी मिलेगा। ये मैंने अभी बहुत कुछ बता दिया आपको, जो कि आप आगे पढ़ने वाले थे। आगे देखो, डोमिनेंट जीन्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, जो अभी मैंने बता दिया कि डोमिनेंट खाली बड़ा टी नहीं होता है, डोमिनेंट जीन्स अभी आगे और भी आएंगी। ये तो खाली टॉलनेस एंड डार्कनेस, ये हाइट की बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको हाइट के वे में बताया कि डोमिनेंट जीन्स और रिसीव जीन्स हाइट के वे में कौन से होते हैं। तो डोमिनेंट जीन्स जो होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर से दर्शाए जाते हैं, रिसीव जीन्स हमेशा स्मॉल लेटर, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग स्मॉल लेटर, यानी कि जैसे यहाँ पर दोनों बारी टी यूज किया गया, वेदर इट इज कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जेनोटाइप एंड फेनोटाइप। जेनोटाइप क्या होते हैं, जीन्स का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जीन्स का डिस्क्रिप्शन जो कि ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है, जीन्स का डिस्क्रिप्शन जो कि ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। जेनोटाइप इज ऑलवेज अ पेयर ऑफ लेटर सच एज टाइप, यानी कि किसी भी तरह के जीन्स, ठीक है, किसी भी तरह के जीन्स, मेरा कहने का मतलब कि वो टी हो सकते हैं, वो टी हो सकते हैं, वो टी हो सकते हैं, यानी कि टॉल और डार्क भी हो सकते हैं, इसे भी हम टॉल ही बोलते हैं। बट इफ इट फ्यूजेस नेक्स्ट अपने ही वाले से ऐसा फ्यूज दोबारा से करेगा तो हमें एक डार्क मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो टी एंड टी आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन्स। ये और ये टी दोनों अलग फॉर्म्स होती हैं, एक टॉल का है एक डार्क का है, बट जीन्स सेम ही होता है, ठीक है। नाउ फेनोटाइप क्या होता है, अब द कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज विजिबल इन एन ऑर्गेनिज्म,
जो कि फेनोटाइप जो है वो हमें सामने से ही दिख जाएगा ऑर्गेनिजम्स में। द फेनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एक्चुअली इट्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सामने से देख के पता लग जाए, लेकिन ये जेनोटाइप के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। When two parent cross or breed to produce progeny यानी कि offspring, progeny भी अब यहाँ पर बहुत बार यूज होगा तो आपको पता होना चाहिए progeny means offspring। जब दो पेरेंट्स जो हैं वो ब्रीड करते हैं या एक to reproduce offspring, then their progeny is called first filial generation। फर्स्ट फीलियल जनरेशन यानी कि F1 जनरेशन। कि अब आपके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, मैं कोई सा भी एग्जांपल ले लेती हूँ ऐसा ही कि एक टॉल एक ड्राफ्ट ले ले, ठीक है। आपके जो पेरेंट्स हैं वो क्रॉस हुए या ब्रीड हुए, ठीक है, टू फॉर्म अ प्रोगनी, एक प्रोगनी यानी कि ऑफस्प्रिंग। तो जो वो आएगा, नेक्स्ट जो चीज़ आएगी, नेक्स्ट जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहलाएंगे यानी कि F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन कहलाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है। When the first generation progeny cross among themselves, यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अब ये दोनों जब दोबारा से क्रॉस या ब्रीड करेंगे फॉर अनदर प्रोगनी, तो इस बार उनको एक डार्फ मिलेगा, यानी कि अब इसे कहते हैं F2 जनरेशन, सेकेंड फीलियल जनरेशन। अभी यहाँ पर हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कौन थे फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगोर मैंडल। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब ग्रेगोर मैंडल के बारे में कुछ जान लेते हैं थोड़ा सा। ग्रेगोर मैंडल वॉज the first scientist to make a cinematic study of patterns of inheritance which involve the transfer of characteristics from parents to progeny। ग्रेगोर मेंडल पहले एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक स्कीमेटिक स्टडी करी इनके पैटर्न पे, इन हेरिडिटी इन पूरा हेरिडिटी इन्हीं पे ही है बेस्ड। ग्रेगोर मेंडल ने ही निकाला है पूरा हेरिडिटी। इवोल्यूशन में आपका आ जाते हैं वो चार्ल्स डार्विन, बट अफसोस आपको नहीं पढ़ना वो चीज़, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन स्टडी दैट। और उन्होंने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करे हैं जिससे प्रूव्ड है कि ये ऐसी उनकी खाली फिलॉसफी नहीं है, ये उन्हें प्रूव भी करके दिखाया है। मैंडल चोज पी प्लांट्स फॉर स्टडिंग इनहेरिटेंस। अब ऐसा पूछा भी जा सकता है कि क्यों भाई पीज ही क्यों चुने, मटर के दाने क्यों चुने इनहेरिटेंस स्टडी करने के लिए? क्योंकि पी प्लांट्स जो होते हैं उनमें एकदम क्लियर कट डिफरेंस दिखाई देता है, कि हाँ भाई ये रिंकल पी प्लांट है, ये एकदम राउंड पी प्लांट है, ठीक है। दूसरा रीजन क्या होगा? अनदर रीजन फॉर चूजिंग पी प्लांट वॉज दैट दे वर सेल्फ पॉलिनेटिंग। आपने अगर आपने पहले से ही वो चैप्टर पढ़ा होगा, हाउ डू रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो उसमें आपने पढ़ा होगा सेल्फ पॉलिनेटिंग मतलब क्या होता है कि जो अपने ही पार्ट ऑफ प्लांट से पॉलिनेट होते हैं, ठीक है। अ न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम अ क्रॉस और ब्रीडिंग ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ अ प्लांट इज नोन एज हाइब्रिड। हाइब्रिड किसे बोला जाता है? एक नई फॉर्म प्लांट की जो रिजल्ट करती है डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट। समझ नहीं आएगा अभी आपको एकदम से, उन्हें हाइब्रिड कहेंगे, ठीक है। हाइब्रिड यानी कि नए फॉर्म प्लांट्स के जो कि क्रॉस करने के बाद डिफरेंट वेराइटीज दिखाएं प्लांट की, ठीक है। मोनोहाइब्रिड, डिहाइब्रिड ये सारे इजी होते हैं। When we breed two pea plants having one contrasting characteristics each, या one trait each to obtain new plant, यानी कि मोनोहाइब्रिड, यानी मोनो का मतलब आपको पहले से ही पता है, मोनोमियल वगैरह आपने ये सब पढ़े होंगे। तो मोनोहाइब्रिड मतलब वन, यानी कि दोनों पी प्लांट्स में वो मोनोहाइब्रिड हो, यानी कि इसके पास भी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो, उसके पास भी एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हो,
नए प्लांट को ऑब्टेन करने के लिए, तो उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, व्हेन वी ब्रीड टू पी प्लांट्स हैविंग वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ईच, दोनों के पास एक एक क्या हो कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट, ठीक है, ताकि वो नया प्लांट उगा सके। डी हाइब्रिड दो होता है, ठीक है, जब हम दो पी प्लांट्स को क्रॉस करेंगे या ब्रीड करेंगे जिनके पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो या ट्रेट हो, दोनों के पास दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जिससे नया प्लांट ऑब्टेन हो। ठीक है, ये दोनों तो इजी थे, ये समझ आ गए होंगे। रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, मैंडल्स कंट्रीब्यूशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में रूल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, यानी कि जो हमने देखा था ना इधर कि इन्होंने पी प्लांट को जो क्रॉस किया, तो वही देखेंगे कि पी प्लांट को क्रॉस करने पे इनको क्या मिला। यहाँ पर यही है पूरा। तो सबसे पहले हम मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस देखेंगे। मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मैंडल फर्स्ट क्रॉस्ड प्योर ब्रेड टॉल पी प्लांट्स, प्योर टॉल पी प्लांट्स को, अब यहाँ पर हम टॉल और डार्फ की बात करें जो हमने पहले ही उसमें करा था, बड़ा टी और छोटा टी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक टॉल पी प्लांट लिया और एक शॉर्ट टी प्लांट लिया, ठीक है, एक डार्फ पी प्लांट लिया, एंड फाउंड दैट ओनली टॉल पी प्लांट वर प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट जनरेशन और F1 जनरेशन। ठीक है, मैंने आपको अभी करके दिखाया था, मैं आपको उसका सिनेमैटिक डायग्राम भी दिखा देती हूँ। ये देखो इधर, ये देखो, ये रहा। जब उन्होंने पहला क्रॉस किया तो उन्हें ये रहे टीटी, एक टॉल को एक ड्राफ के साथ क्रॉस किया या ब्रीड किया, तो उन्हें क्या मिला, सारे के सारे टॉल मिले। एक भी इनको फर्स्ट जनरेशन में कैसा नहीं मिला, एक भी फर्स्ट जनरेशन में इनको डार्क वाला नहीं मिला। ठीक है, तो इनकी फर्स्ट वो थी। ठीक है, नो डार्क पी प्लांट्स वर ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोगनी। ठीक है, फ्रॉम दिस Mendel concluded that F1 generation showed the trait of only one of the parent plant, tallness. The trait of other parent plant, dwarfness, didn't show in the progeny of F1 generation. ये सब मैंने आपको फर्स्ट या थर्ड लेक्चर में आपको बता दिया था, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में। Mendel then crossed the tall pea plant of the first generation and found that tall plants and dwarf plants are obtained. यहाँ पे मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखा देती हूँ, यहाँ पर सब बनाए हुए मैंने, ये देख सकते हो आप। उन्हीं के ही ये जो आए हमारे पास ये वाले, हमने उन्हें ही क्रॉस किया तो हमें क्या मिला, तो इस बार हमें एक डार्फ देखने को मिला। समझ आया ना आपको जो मैंने कहा अभी तक। आगे पढ़ते हैं, उन्होंने आगे क्या लिखा, ये तो पढ़ लिया। टॉल पी प्लांट को जब फर्स्ट जनरेशन वाले टॉल पी प्लांट्स को क्रॉस किया तो एक हमें सेकंड जनरेशन में एक क्या देखने को मिल गया, एक डार्फ देखने को मिल गया इन द रेशो ऑफ 3:1। 3:1 यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 टॉल मिले हैं और एक डार्फ मिला है, तो वही कह रहे हैं 3:1, 3 टॉल और एक डार्फ। ठीक है, आगे देखो। Mendel noted that the dwarf trait of the parent pea plants, which had seemingly disappeared in the first generation progeny, reappeared in second generation. Mendel ने ये नोटिस किया कि जो dwarf trait है pea plant का, parent pea plant का, वो पहली जनरेशन में तो डिसअपेयर कर गया, बट इन नेक्स्ट जनरेशन वो रीअपेयर कर गया। Mendel said that trait of dwarfness of one of the parent pea plant had not been lost. It was merely concealed or suppressed in the F1 generation to reemerge in second generation. उन्होंने ये नहीं कहा कि डार्फनेस का जो ट्रेट है एक पेरेंट प्लांट में जो देखने को मिला वो लॉस्ट नहीं हो गया है, वो गुम नहीं गया है। उनके साथ क्या हुआ है, वो डोमिनेंट ट्रेट होने के कारण, डोमिनेंट टॉलनेस एक डोमिनेंट ट्रेट है,
उसके होने के कारण क्या हुआ कि फर्स्ट जनरेशन में डाफनेस छुप गया, ठीक है। मैंडल्स एक्सपेरिमेंट शोड दैट द ट्रेट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। मैंडल ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से शो कर दिया कि जो ट्रेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट करे जाते हैं। आउट ऑफ अ टोटल 1064 पी प्लांट्स, ये मैंने आपको लगे मैंने फालतू का क्यों डेटा लिखा हुआ है, बट मैंने चेक किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये तक पूछे गए हैं। सो क्या पता आपसे पूछ लिया ना भी पूछा जाए कि आप इन सालों बाद अब पेपर दोगे सब्जेक्टिव, तो क्या पता आज से ना पूछा जाए। फिर भी फॉर योर नॉलेज, आउट ऑफ अ टोटल 1064 यानी कि 1064 पी प्लांट्स में से आउट ऑफ टोटल इतने पी प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन की बात हो रही है, मैंडल फाउंड दैट देयर वर 787 टॉल पी प्लांट्स एंड 277 डार्फ पी प्लांट। और जब इन्हें डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 3:1। ये देखने को मिला कि टॉल पी प्लांट्स की डोमिनेंट पहले से ही ज़्यादा है और डार्फ की कम। Since tallness is a dominant trait and dwarfness is a received trait, the ratio is 3:1, which is also known as monohybrid ratio. 3 dominant and 1 receive. समझ रहे हो ना कि dominant इसीलिए भी बोला जाता है। The result of monohybrid cross enabled Mendel to formulate his first law. क्या लॉ था फर्स्ट? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस रिजल्ट के बाद, मोनोहाइब्रिड रिजल्ट, क्रॉस रिजल्ट के बाद लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उन्हें मिला। अकॉर्डिंग टू मैंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर्स व्हिच अकर्स इन पेयर्स। फैक्टर्स मैंने अभी बताया था पीछे वाले वीडियोज में, फैक्टर्स यानी कि जीन्स। Only one of a pair of such factor can be present in a single gamete. और जैसे अब ये तो वैसी भाषा लिखी गई है, टीटी वाली भाषा लिखी गई है कि टॉल डार्फ, लेकिन मैं साफ सीधी भाषा में बताऊं तो ये बोला गया है कि अब आपके मम्मी पापा, एक के कर्ली हेयर है, एक के स्ट्रेट हेयर है, आपके पास तो कोई एक ही आएगी, या तो स्ट्रेट आएगी या तो कर्ली आएगी, दोनों नहीं आ सकती, ऑफ कोर्स नॉट, नहीं आ पाएगी। नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पर, नाउ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो ये भी हम इसी टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस का एक्सप्लेनेशन, जो रिजल्ट आया उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है इधर, ठीक है। प्योर ब्रेड टॉल पी प्लांट हैज 2 फैक्टर टी, ये वाले टी, फॉर द ट्रेट ऑफ टॉलनेस, and purebred dwarf pea plant also has 2 factors TT for the trait of dwarfness. समझ आया ना? The factor of inheritance of tallness TT separate into 2 gametes T and T, and the factors for inheritance of dwarfness T and T, small t's, separate into 2 other gametes TT. यहाँ पर ये सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है, मैं बोलती जाऊंगी, आप यहाँ पर डायग्राम पे फोकस करना। ये बोला गया है कि जो फैक्टर्स हैं इनहेरिटेंस के, टॉलनेस टी, ये सेपरेट हो गए इनटू एक गैमेट टी, दूसरे गैमेट बड़े टी, ठीक है। द फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ डार्फनेस, वो भी अलग अलग 2 गैमेट्स में वो हो गए, सेपरेट हो गए। द ट्रेट आर ट्रांसमिटेड टू प्रोगनी थ्रू दोज गैमेट्स। अब इन्हीं गैमेट्स से प्रोगनी में ट्रांसफर होंगे, ठीक है, प्रोगनी में ट्रांसफर होंगे ये सारे ट्रेट्स। द गैमेट्स ऑफ टॉल पी प्लांट्स देन क्रॉस विद गैमेट्स ऑफ द डार्फ पी प्लांट्स। टॉल पी प्लांट से फिर डार्फ वाले जब क्रॉस करे गए या ब्रीड करे गए तो हमें क्या मिला, जाइगोट फॉर्म करने के लिए जब ये दोनों वो हुए, ब्रीड किए गए, तो देखा गया कि वेरियस प्रोगनी जो हैं F1 जनरेशन में कैसे टॉल प्लांट्स मिले हमें। Thus, the F1 generation possesses 1 factor of inheritance from each parent plant, which were carried in gametes. ये डायग्राम देख के आपको सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट
अब F2 जनरेशन की बात करी जाएगी इधर. When two hybrid tall pea plants produced in the first generation, डायग्राम की ओर आ जाते हैं सीधा कि अब यही लिखा हुआ है कि अब जब नेक्स्ट यहाँ से लाए गए टी जब यहाँ से इन्हीं दोनों को क्रॉस किया गया, दोनों उसी वैसे ही दोनों को क्रॉस किया गया, तो पहले इनके भी गैमीट सेपरेट्स हुए, दोनों के गैमीट सेपरेट्स हुए, फिर वो प्रोगनी में ट्रांसफर किए गए और फिर इससे क्या देखने को मिला, F2 जनरेशन में डाफ फर्स्ट जनरेशन वाले का एक हिस्सा शो किया गया. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम डिहाइब्रिड इनहेरिटेंस पढ़ेंगे. नेक्स्ट वीडियो है हमारी ये. अब देख लेते हैं डिहाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. अभी इससे पहले आपने देखा था मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस. मोनोहाइब्रिड आपको पता है क्या होता है. डिहाइब्रिड आपने पढ़ा था कि डिहाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होते हैं कि जब दो पेरेंट्स जब क्रॉस किया ब्रीड करते हैं, जिनके पास दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हों, दो कैरेक्टर या ट्रेट हों, ब्रीड करने के बाद कुछ मिले, उसे डिहाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं. ये हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया है. The two pairs of contrasting characteristics chosen by Mendel were shape and color of seeds. और यहाँ पर जो दो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी गई है वो मैंडल ने क्या चूज़ किया था, एक शेप और एक कलर. शेप यानी कि राउंड या रिंकल्ड, कलर यानी कि राउंड येलो और आपका ग्रीन. ठीक है. राउंड येलो सीड्स एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड्स ये चूज़ किया गया था. इन दोनों को ब्रीड कराई गई. फर्स्ट मैंडल फर्स्ट क्रॉस्ड प्योर ब्रेड पी प्लांट्स हैविंग राउंड येलो सीड्स विद प्योर ब्रेड पी प्लांट्स हैविंग रिंकल्ड ग्रीन सीड्स एंड फाउंड दैट ओनली राउंड येलो सीड्स वर प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट जनरेशन. इस केस में आप ले सकते हो कि राउंड येलो वाले जो है ना, राउंड येलो वाले इस बार डोमिनेंट है. डोमिनेंट मैंने यूं ही कैसे बोल दिया, अपनी मर्जी से राउंड येलो को डोमिनेंट ट्रेट की, डोमिनेंट जीन्स की बोला, क्योंकि देखो पहले F1 जनरेशन में वही शो किया पहले. ठीक है. नो रिंकल्ड ग्रीन सीड्स वर ऑब्टेन इन द F1 जनरेशन. ठीक है. आप भी ये क्लासीफाई कर सकते थे. राउंड शेप एंड येलो कलर ऑफ द सीड्स वर डोमिनेंट ट्रेट्स. राउंड शेप और येलो कलर, राउंड शेप और येलो कलर क्या है, डोमिनेंट ट्रेट. यहाँ पर बता भी दिया. ओवर द रिंकल्ड शेप एंड ग्रीन कलर ऑफ द सीड, यानी कि रिंकल्ड शेप और ग्रीन कलर जो है सीड्स की वो क्या है, रिसीव जीन्स. व्हेन द F1 जनरेशन पी प्लांट्स हैविंग राउंड येलो सीड्स वर क्रॉस ब्रीड, यानी कि जब F1 जनरेशन के पी प्लांट्स को क्रॉस कराया गया, मतलब F1 से अब दोबारा से जो हमें रिजल्ट मिला, सारे के सारे क्या मिले हमें, राउंड मिले. ठीक है. राउंड येलो ही मिले. When the F1 generation pea plant having round yellow seeds were crossed by self pollination. Self pollination आपको पता है क्या होता है. Then 4 types of seeds having different combinations of shape and color were obtained in second generation. F2 जनरेशन में कुछ अलग ही तरह का देखने को मिला कि अगर एक राउंड है पी तो ग्रीन कलर होगा, राउंड ग्रीन. अगर रिंकल्ड है तो ग्रीन नहीं येलो हो गया, ऐसा था. ठीक है. नेक्स्ट देखो, दीज वर राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड्स जो मैंने आपको बताया. मैंडल कलेक्टेड अ टोटल ऑफ 556 F2 जनरेशन. 500 ये सैम्पल्स कलेक्ट किए उन्होंने. राउंड येलो सीड्स, राउंड येलो यानी कि राउंड येलो जो कि नॉर्मल थे वो कितने पाए गए, 315. और राउंड ग्रीन यानी कि अब कॉम्बिनेशन आ गया, रिंकल्ड ग्रीन था, अब राउंड ग्रीन 108, रिंकल्ड येलो सीड्स 101.
101 रिंकल ग्रीन 32 पे आ गया। अब इनका क्या रेशो था, रेशो ऑफ ईच फेनोटाइप और अपीयरेंस क्या था F2 जनरेशन में 9:3:3:1, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा राउंड येलो की थी वो। दिस इज नोन एज द डिहाइब्रिड रेशो। डिहाइब्रिड रेशो इसे ही कहा जाता है। मैंडल observed that he had started with two combination of characters in seed, round yellow and wrinkle green. उन्होंने स्टार्टिंग तो ऑब्जर्वेशन की राउंड येलो और रिंकल ग्रीन से करी, लेकिन F2 जनरेशन में आते आते उन्हें नए नए कॉम्बिनेशंस मिलते गए। F2 जनरेशन में राउंड ग्रीन भी मिल गया, रिंकल येलो भी मिल गया। द रिजल्ट ऑफ डी हाइब्रिड क्रॉस enabled मैंडल टू फॉर्मुलेट हिज सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या था आपका, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। सेकेंड लॉ यहाँ से मिला इन्हें, क्या मिला, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अकॉर्डिंग टू मैंडल सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इन द inheritance of more than one pair of trait in a cross simultaneously, the factor responsible for each pair of trait are distributed independently to the gametes. अब इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पर, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ डी हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब यहाँ पर डोमिनेंट जीन्स की बात करी गई है, आर आर, दो बड़े आर एंड दो बड़े वाई, ठीक है। इन विच आर एंड आर, ये जो दो आर्स हैं वो क्या है, वो डोमिनेंट जीन्स फॉर राउंड शेप। ये आर आर राउंड शेप के लिए, ये वाई वाई येलो कलर के लिए, ठीक है। और इसी का ही ऑपोजिट होगा, क्या होगा, जिनके पास रिंकल ग्रीन सीज होंगे उनका क्या होगा, दोनों ही छोटे ऐसे होंगे, ऐसे, ये रिंकल शेप के लिए और ये ग्रीन कलर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर पेरेंटल क्रॉस पूरा एक्सप्लेन किया गया है, आर आर वाई वाई आपको सब समझ आ गया तो ठीक है। देखो क्या बताया गया है इधर। पहले ये आर आर वाई वाई जो हैं ये दोनों क्या हुआ, ये सारे के सारे सेपरेट हुए और गैमीट्स बने, यहाँ पे लिखा भी हुआ है गैमीट्स बने और फिर ऑफस्प्रिंग है। गैमीट्स का क्या हुआ, फ्यूजन हुआ आर वाई, यानी कि एक ये वाला आर और एक वाई दोनों के मिक्स करके फिर हमें क्या मिला, F1 जनरेशन मिली। क्या मिली, ये देख सकते हो आप, आर आर वाई वाई, यानी कि एक बड़ा आर एक छोटा आर है, यानी कि डोमिनेंट रिसीव ऐसा है। बट इस पहले कंडीशन में हमें खाली डोमिनेंट देखने को मिले, सब में ये राउंड येलो मिले। लेकिन F2 जनरेशन में क्या हुआ, यहाँ देख सकते हो F2 जनरेशन में क्या हुआ, जब यही दोनों दोबारा से क्रॉस कराए गए, जब यही दोनों दोबारा से यानी कि ये खुद में क्रॉस हुआ, क्या मिला इससे, इस बार दो बड़े और दो छोटे, यानी कि दो बड़े दो छोटे। मेरा कहने का मतलब ये कि इस बार हमें क्या देखने को मिल गया, इस बार हमें अलग अलग सब कुछ अलग अलग, यानी कि यहाँ पर आया था ना रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और राउंड ग्रीन, ये सब देखने को मिलने लगे। द रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स गिवन बाय मैंडल आर ऑल्सो एप्लीकेबल टू द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इन एनिमल्स टू। ये खाली पी प्लांट्स के लिए नहीं था, ये एनिमल्स में भी अप्लाई होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम हाउ आर कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिटेड टू प्रोगनी ये करेंगे, और साथ में क्योंकि ये छोटा टॉपिक है इसीलिए हम नेक्स्ट में हाउ डू जीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों साथ में पढ़ेंगे। उसके बाद एक दो लेक्चर के बाद आपका पूरा चैप्टर ओवर हो जाएगा, हेरिडिटी खाली ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इवोल्यूशन तो आपका आ नहीं रहा है। इस वीडियो में आज हम दो टॉपिक्स ख़त्म कर लेंगे। पहली टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाउ आर कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिटेड टू प्रोगनी। जो ट्रेट्स होते हैं वो
एक ऑफस्प्रिंग को कैसे ट्रांसमिट किए जाते हैं ये तो पता है सबको, जीन से ट्रांसफ़र किए जाते हैं जिसके ऊपर डीएनए होते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स of parents are transmitted to their progeny through genes present on their chromosome during the process of sexual reproduction. Genes work in pair. ये आपको पता होना चाहिए, जीन्स जो है वो पेयर में वर्क करते हैं. इसे तो क्रोमोसोम यानी कि क्रोमोसोम के पेयर 23 होते हैं, एक्चुअली में वो 46 होते हैं. पेयर 23 होता है. ठीक है, ये पेयर्स तो आपको पता ही होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे. देयर इज़ अ पेयर ऑफ जीन्स फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. हर तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स का पेयर होता है जीन्स के पास. ठीक है, वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसीव. जिसकी हम यहाँ बात करें वो है एक डोमिनेंट और दूसरा है रिसीव जीन्स. ये पता है आपको. ईच पेरेंट पोजेसेस अ पेयर ऑफ जीन्स फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम. जो दोनों पेरेंट्स होते हैं, ईच पेरेंट्स जो हैं वो क्या पोजेस करते हैं, एक पेयर ऑफ जीन्स for each characteristics on a pair of chromosome. ठीक है, each parent passes only one or two genes of the pair for each characteristics to its progeny through gametes. यानी कि अगर आपने अगर वो वाला चैप्टर आपने पढ़ा हुआ होगा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो तो 23 के पेयर में होते हैं. तो पेरेंट और फादर एंड मदर का मिलकर के हमारे पास 23 यानी कि 46 पेयर्स ना बन जाए. 46 तो एक्चुअली वो खाली वो होते हैं ना, पेयर थोड़ी ना होते 46. मतलब अगर 46 का पेयर एक प्रोग्नी में बन जाए तो कैसे रहेगा, इम्पॉसिबल है. तो उसमें क्या होता है कि वो जहाँ पर ये प्रोसेस होता है वहाँ पर खाली 23 प्रेजेंट होते हैं, इनके पेयर नहीं, खाली 23. और फिर जब एक प्रोग्नी बनता है या बनती है तब उसमें टोटल 23 पेयर्स आ जाते हैं, यानी 46 आ जाते हैं. तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स कैरी वन जीन्स. यहाँ पर जीन्स एक ही जीन्स बोला, पेयर ऑफ जीन्स नहीं, वन जीन फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द जीन पेयर ऑफ पेरेंट्स विच आर लोकेटेड ऑन द पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके, क्लियर. But when a male gamete fuses with a female gamete during fertilization, they make a new cell called zygote. और जब ये जो एक एक सेल इनके पास है, जब ये दोनों फ्यूज हुए तब उन्होंने एक जायगोट बनाया विद अ फुल सेट ऑफ जीन्स. और उनके पास क्या आ गया, पूरा जीन्स का सेट आ गया. यही जो मैंने आपको बताया ना अभी 23 एंड 23 प्रेजेंट होते हैं डीएनए में. This zygote grows and develops to form a new organism having characteristics from both parents which it has inherited through genes. ठीक है, ये देखते हैं. The two genes or pair of genes responsible for a particular characteristics are always present on the corresponding position of the pair of chromosomes. The two genes or the pair of genes responsible for a particular characteristics are always present on the corresponding position of pair of chromosomes. Though the progeny inherits two genes for each trait यानी कि एक father से एक mother से from its parent, but the trait shown by the progeny depends on which inherited genes is dominant of two. ये डिपेंड करता है कि अगर आपको पेरेंट से, यानी कि मैं आपको एक सीधा साधा एग्जांपल बताती हूँ जिसका मैं आपको कंक्लूजन भी दे सकूँ कि अगर फादर की हाइट जो है वो बड़ी है, टॉल है, मदर की हाइट क्या है, डार्क है, छोटी हाइट है, तो क्या होगा, अब दोनों के ट्रेट पहुँचे हैं प्रोग्नी तक. ठीक है, दोनों के ट्रेट प्रोग्नी तक पहुँचे हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड बाय द प्रोग्नी कि वो डोमिनेंट, उनमें से डोमिनेंट कौन सा है. ऑफ कोर्स अब मैंने आपको एग्जांपल ही यही दिया कि ये हाइट में टॉलनेस वाला डोमिनेंट होता है, तो प्रोग्नी को क्या मिला, टॉलनेस का वो मिला, टॉलनेस जीन्स मिला. अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, टॉलनेस एंड डार्कनेस आर नॉट टू डिफरेंट. ये आपने अभी पढ़ा कि ये टू डिफरेंट फॉर्म्स नहीं होती, सेम जीन्स से होती है, यानी कि है तो दो डिफरेंट फॉर्म्स.
टॉलनेस एंड डार्कनेस, बट जीन्स किसके हैं? हाइट की जीन्स हैं, ठीक है। They are two forms of the same genes which control only one characteristic feature of plant length of its stem. Length, height यानी कि, but there can be increase in length or decrease in length. अब ऐसा नहीं है कि अगर फादर 5 into 10 ऐसे ही कुछ हाइट का होता है ना, कुछ ऐसे ही करते हैं 5 into 10 इंचेस या फिर फीट जो भी होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो है प्रोगनी वो क्या होगी, वो भी इतने की होगी। ऑफ कोर्स डिफरेंस आएगा, इंक्रीजिंग डिफरेंस आ सकता है ना। 5 into क्या पता 6 फुट की भी आ जाए, ठीक है। तो ये तो था। और डिक्रीजिंग लेंथ में मैं बता दूं कि अगर डार्फ है और डार्फ की खाली कितनी है हाइट, 4 फीट है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो नेक्स्ट प्रोगनी आएगी डार्फ जो आएगी सेकंड जनरेशन में वो भी 4 फीट की है, वो क्या पता 3 into 9 की आ जाए, ठीक है। हाइट वगैरह देखो फीट में मुझे पता नहीं है, तो एक्चुअली आप समझ चुके होंगे मैं क्या चाहती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक भी इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है। हाउ डू जीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कैरेक्टरिस्टिक्स जीन्स के द्वारा कैसे कंट्रोल करी जाती है। टॉपिक कनेक्टेड है इसीलिए मैंने इस वीडियो में ख़त्म करा दिया। अ जीन्स इज अ सेक्शन ऑफ अ डीएनए ऑन अ क्रोमोसोम which codes for the formation of a protein controlling a specific character of an organism. ये लाइन मैं आपको बार बार नहीं समझाने वाली, एक ही लाइन है। ब्लैक हेयर इज अ फेनोटाइप, ये इंपॉर्टेंट है। ब्लैक हेयर क्या है? फेनोटाइप प्रोड्यूस्ड बाय जेनोटाइप HH और HH। HH या HH ब्लैक हेयर के लिए ये फेनोटाइप्स होते हैं, ठीक है। फॉर ब्लॉन्ड हेयर यानी कि पेल येलो हेयर जिसके होते हैं, इज अ फेनोटाइप प्रोड्यूस्ड बाय द जेनोटाइप HH, ये वाले H। यहाँ से साफ पता लग रहा है ब्लैक हेयर क्या है, डोमिनेंट है इस केस में। Genes which dominate other genes are called dominant genes. Genes which get dominated are called recessive genes. ये आपको पता है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ये मैंने आपको अभी बता दिया, बट ये नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे क्योंकि ये रिलेटेड है हाउ ब्लड ग्रुप्स आर इनहेरिटेड, और यही आई गेस आपका लास्ट टॉपिक होगा। इतना ही आज की वीडियो के लिए। अब जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। इसमें आपको अपने ब्लड ग्रुप के बारे में जानने को मिलेगा कि आपके पेरेंट्स से आपको कौन सा ब्लड ग्रुप मिला। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यहाँ से हमने स्टॉप किया था क्योंकि ये भी चीज़ किस पे है, ब्लड ग्रुप पे ही है डिस्कस्ड। द जीन्स विच कंट्रोल द ब्लड ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर आई, यानी कि सबके लिए H लेटर, ब्लैक हेयर के लिए ऐसे वाले H, तो इसके लिए भी ब्लड ग्रुप के लिए I लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। दिस जीन्स हैज 3 डिफरेंट फॉर्म्स कॉल्ड एलियल्स विच आर रिप्रेजेंटेड एज। इस जीन्स के पास 3 डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। जीन्स सेम है बट 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ये याद रखना। जीन्स सेम किस चीज़ का है? जीन्स किस चीज़ का है? ब्लड ग्रुप का। ये तो सेम है बट फॉर्म्स 3 डिफरेंट है। क्या क्या है? IA, IB एंड IO। और यहाँ पर आपको बता रखा होगा, मैं आपको अभी नहीं बताती, चलो। अ पर्सन हैज़ वन ऑफ द 4 ब्लड ग्रुप, वन ऑफ द 4 ब्लड ग्रुप्स AB और O। आपके पास या तो A होगा या तो B या AB या O ब्लड ग्रुप होगा। आपको अपना अपना ब्लड ग्रुप पता होगा। जीन्स IA एंड IB बोथ आर डोमिनेंट। IA और IB जो होते हैं वो डोमिनेंट जीन्स होते हैं, बट IO क्या है? रिसीव जीन्स। तो अगर कुछ ऐसा केस होता है, अभी आगे आएगा, ये सारे केसेस आएंगे, IA एंड IO, तो डोमिनेंट किसकी होगी? A की। Although there are 3 genes forms called alleles for blood,
बट एनी वन पर्सन कैन हैव ओनली 2 ऑफ देम। ओनली खाली 2 ही हो सकते हैं किसी पर्सन के पास। 3 फॉर्म्स है जीन्स के, बस किसी के पास 2 ही हो सकते हैं। ठीक है, 2 मैं क्यों बोल रही हूँ आगे देख लोगे। सो द ब्लड ग्रुप ऑफ अ पर्सन डिपेंड्स ऑन विच 2 फॉर्म्स ऑफ द जीन्स ही पोजेसेस। अगर जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, पॉजिटिव नेगेटिव मेरे को कुछ नहीं बता दी और ना ही इसमें बता रखा है, तो सिंपली यहाँ पे देखो, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है तो 2 ऐसे आई ओ होंगे। ठीक है, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ये है ए बी तो कुछ ऐसे होंगे, इसीलिए बोला गया 2 जीन्स होते हैं। ठीक है, नाउ इफ द जेनोटाइप जीन कॉम्बिनेशन इज ए आई ए और आई ए, तो ऑफ कोर्स डोमिनेंट है दोनों के दोनों और ए ही है, एंड द ब्लड ग्रुप इज ऑफ अ पर्सन विल बी ए। एंड इफ द जेनोटाइप इज आई ए एंड आई ओ, अब यहाँ पर आप बताओ क्या होगा। आई ए एंड आई ओ है तो क्या होगा, ए होगा उसका ब्लड ग्रुप। क्यों? क्योंकि आई ओ यानी कि ओ जो है वो रिसीव जीन्स है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। और ऐसा ही हर केस में दिखाया गया है कि अगर जेनोटाइप बी है, आई बी एंड आई बी, ऑफ कोर्स बी होगा उस पर्सन का ब्लड ग्रुप। बट इन केस आई बी एंड आई ओ है तब भी बी रहेगा ब्लड ग्रुप। क्यों? क्योंकि ओ क्या है, रिसीव जीन्स। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। The next thing, third thing, if the genotype is I, A and B, A और B दोनों साथ हैं तो A B बन जाता है। दोनों के दोनों डोमिनेंट है, एक दूसरे को डोमिनेंट नहीं, एक दूसरे को दबा नहीं सकते, तो A B। दूसरा केस होता है जो कॉमन सा केस है, इफ द जेनोटाइप इज I O I O। ऑफ कोर्स हमने सबसे पहले शुरुआत में ही क्या पढ़ा था कि फेनोटाइप्स क्या होते हैं, अगर वो अपना डोमिनेंट बना सकते हैं, बट व्हेन वो भी अपनी अपीयरेंस दिखा सकते हैं, लेकिन कब, जब वो 2 आइडेंटिकल हों, 2 चीज़ें हों वहाँ पर, तभी आपको ओ मिलेगा, ओ ब्लड ग्रुप मिलेगा। वरना अगर आई ए फिर आई ओ आ गया तो ए डोमिनेंट ले लेगा, बी आ गया ओ के साथ तो बी डोमिनेंट ले लेगा। ठीक है, अब इसके आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा छोटा सा था इसीलिए हम इसी में ही लास्ट के सारे पार्ट कंटिन्यू करेंगे। अब आपका आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। द प्रोसेस बाय विच द सेक्स ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा कॉमन सा, ये आपको पता है, एक्स वाई, दिस इज कॉमन, 8th क्लास में पढ़ के आए हो। जेनेटिक्स इज इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ अ पर्सन, कि हम जेनेटिक्स, अब हम किसी पर्सन का सेक्स जान सकते हैं, फीमेल मेल, ठीक है, जान सकते हैं। हाउ? द क्रोमोजोम विच डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ अ पर्सन आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम। ओके, ये क्लियर होगा आपको। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोजोम्स, वन इज कॉल्ड एक्स क्रोमोजोम एंड अदर इज वाई। और ये भी आपको यहाँ पर आप यही बता रखा है कि मेल में जो होते हैं एक एक्स होते हैं और एक वाई क्रोमोजोम होते हैं, ये आपको पता है। और एक फीमेल में दोनों ही एक्स होते हैं, और इसीलिए एक चाइल्ड का सेक्स किस पे डिपेंड करता है, फादर पे, यानी कि मेल पे डिपेंड करता है कि एक चाइल्ड का वो क्या होता है, सेक्स क्या होता है, वो मेल पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर ऐसा होता है, देखो यहाँ पर समझाती हूँ मैं, कि ये है वुमेन का, ये है मैन का। अब जब ये होगा तो एक एक्स तो आएगा ही आएगा, इसका एक एक्स आ गया, दोनों में से कोई भी एक्स आ गया। अब डिपेंड फादर पे करता है कि यही एक्स आए तो डॉटर मिलेगी, अगर इसकी जगह वाई आए तो सन मिलेगा। ठीक है, it is the sperm which determines the sex of the child. Father is responsible for the sex of a baby in is born. ठीक है, ये क्लियर होगा। अब यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जिनका हम
सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकती हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स से. इन सम ऑफ द एनिमल सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स. ठीक है, पहले रैप्टाइल्स का केस देखेंगे, फिर लिजर्ड्स का, फिर टर्टल का, फिर लिजर्ड का. इन रैप्टाइल्स the temperature at which the fertilized egg is incubated before hatching plays a role in determining the sex of offspring. कि जब रेप्टाइल्स जब एक एग हैच करती है तब कितना टेम्परेचर देती है, उस टेम्परेचर से हमें पता लग जाता है कि वो ऑफस्प्रिंग मेल है कि फीमेल. ठीक है, एक टर्टल में हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर यानी कि हाई टेम्परेचर होता है तो वो एक फीमेल ऑफस्प्रिंग होती है. हमें पता लग जाएगा अगर हाई टेम्परेचर नीड है तो वहाँ पर फीमेल ऑफस्प्रिंग है, फीमेल टर्टल, फीमेल ऑफस्प्रिंग टर्टल. लेकिन लिजार्ड में थोड़ा उल्टा होता है. एक लिजार्ड अगर हाई इंक्यूबेशन टेम्परेचर में रह रही है एक हैच करने से पहले तो वो एक मेल ऑफस्प्रिंग में रिजल्ट करेगी. ठीक है, इन सम एनिमल्स सच एज स्नेल्स इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट डिटरमाइंड जेनेटिकली. ये दिखाती है कि जो सेक्स होता है वो जेनेटिकली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता एनिमल्स में. अंडरस्टूड. लास्ट टॉपिक आपके इस पूरे चैप्टर का, उसके बाद आपका पूरा चैप्टर एंड हो जाएगा, वो है एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट. एक्वायर्ड ट्रेट मैं आपको ऊपर से बता दूं तो एक्वायर्ड यानी कि जो ट्रेट आपने खुद लिया हो. ठीक है, अभी आपको नहीं एक्सप्लेन हो पाएगा. अ ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज नॉट इनहेरिटेड बट डेवलप्स इन रिस्पॉन्सेस टू द एनवायरमेंट. अगर आपको चलते चलते कोई खरोच लग जाती है तो ये ऐसा नहीं है कि अब ये खरोच आपके आने वाले ऑफस्प्रिंग को भी होगी. नहीं, इट्स जस्ट एन एक्वायर्ड ट्रेट जो बदलते एनवायरनमेंट के कारण आपको मिली. द एक्वायर्ड ट्रेट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू देयर फ्यूचर जनरेशन. ऑफ कोर्स नहीं पास हो सकती है. Only those can be transmitted to future generation in which changes have occurred in the genes. जो changes genes में या DNA में हुआ है, जो चेंज जीन्स में हुआ है, वो खाली वही चेंजेस फ्यूचर जनरेशन में हमें शो होंगी. अ ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज कॉज्ड बाय चेंज इन इट्स जीन्स. अब ये था एक्वायर्ड ट्रेट. एक्वायर्ड ट्रेट मैंने आपको एग्जाम्पल तक बता दिया. इनहेरिटेड ट्रेट वो होते हैं जो जीन्स में, जो चेंज जीन्स में आया हो वो इनहेरिटेड ट्रेट होता है, जो कि प्रोगनी में पास भी किया जा सकता है और फ्यूचर जनरेशन तक भी. इनहेरिटेड ट्रेट्स एक्चुअली मीन द कैरेक्टर्स विच वी रिसीव फ्रॉम आवर पेरेंट्स. जैसे अब आपने कर्ली पेरेंट्स अपनी मम्मी से इनहेरिट करे गए हैं, आपको मम्मी से वो कैरेक्टर मिला है. आईज का कलर या लिप्स का शेप ये आपको अपनी मम्मी से मिला है, या हेयर का शेप ये आपको अपनी मम्मी या पापा से मिला है. वो इनहेरिटेड ट्रेट होता है. क्यों? क्योंकि वो जीन्स में होता है वो चेंज. यहीं पे आपका पूरा चैप्टर ओवर होता है. इन जस्ट 4 और 5 और 6 लेक्चर में ही आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल दिस वीडियो.